मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष में सभी ये कामना करते हैं, उम्मीद रहती है कि बेहतर बीतेगा, ये साल पिछले साल से भी अच्छा बीतेगा, इसकी उम्मीद लगाई जाती है। और कई चुनौतियां भी होती हैं, कई तरह की लोग यहाँ पर रिजोल्यूशन भी लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि उनको आगे क्या करना है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के लिए भी ये चुनौतियों का समय है, संकल्प लेने का समय है। लेकिन चुनौतियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ही दिन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और बड़े झटके भी लगे हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर यहाँ कानून व्यवस्था के मामले पर सरकार, जो बीजेपी की सरकारें हैं, गिरी हुई है। खासकर उत्तराखंड में इस समय कई मोर्चों पर राज्य सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और घिरी हुई राज्य सरकार वहां इस तरीके से है कि अब पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और वहां अंकिता भंडारी को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं उसको लेकर पार्टी के नेताओं के भीतर भी अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से नाराजगी दिखाई पड़ रही है। तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में सवाल पूछने पर किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं मंत्री, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इधर चुनाव आयोग को लेकर चुनाव आयोग के बर्ताव पर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछला पूरा साल चुनाव आयोग की जिस तरह की जो कार्यशैली रही उसको लेकर राजनीतिक दलों में जबरदस्त नाराजगी रही और साल के आखिरी दिन भी उसमें किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने बर्ताव किया, उस पर भी लगातार बात हो रही है। तो ये बहुत सारी चुनौतियां जो हैं, जो इस साल भी लोगों के सामने हैं, वो पार्टियों के सामने भी हैं, देश के सामने भी हैं और इस व्यवस्था के सामने भी हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटना है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या सरकार, चाहे वहाँ किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये किस तरह का रवैया है कि वहाँ सरकार जो है वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है अगर उनकी पार्टी के हैं। उत्तराखंड में कुछ कुछ यही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी ये लगातार ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मामला किस तरीके से फिर से सामने आया, बीजेपी के ही नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी की सरकार उन्हीं नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है, सफाई दे रही है। पर अब नाराज बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ा झटका है अमलेंदु जी। लेकिन बीजेपी की जो सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जिस तरह सरकार का रवैया है अपने लोगों को बचाने का, उसको अब सीधे दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी के भीतर भी इसको लेकर नाराजगी है। सतह पर सीधे इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं वहां पर वो इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी के कई और नेता जो हैं वो नाराज हैं, अपनी नेताओं को चिट्ठी लिख रहे हैं कि यहाँ इस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, इस मामलों में बचाना नहीं चाहिए। यानी ये पार्टी के भीतर का जो असंतोष है वो कहीं भारी न पड़ जाए, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है कि कहीं भारी ना पड़ जाए असंतोष। और ये एक तरीके से सभी इस्तीफे हो रहे हैं, अब लोग पार्टी के ही लोग अगर उठा रहे हैं। और अंकिता भंडारी मामले में तो जो वीडियो वायरल हुआ समीर जी, वो तो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वही जो है बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव, उनका नाम लेते हुए सुने जा रहे हैं वायरल वीडियो में। तो इसका मतलब अब अंदर से भी ये चीज़ें उठने लगी हैं। वो तो जो विधायक महोदय हैं, पूर्व विधायक, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी बचा लेती है, बाद में पद से हटा देती है। हाँ, इस तरह की बात कहते हुए सुने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये बातें साफ आने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी यौन अपराधियों के साथ खुलकर खड़ी रहती है जी, और उन्हें बचाती है। तो ये पार्टी के अंदर से चीजें आने लगी हैं। आज भी जो उत्तराखंड से एक इस्तीफा आया है समीर जी, वो भी इसी अंकिता भंडारी मसले को लेकर बताया जा रहा है कि इसी को लेकर इस्तीफा आया है। दूसरी तरफ मोहन भागवत साहब जो है वो जाने क्या क्या ज्ञान इस समय जो है पेल रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप इतना ज्यादा ज्ञान पेल रहे हैं तो अपने स्वयं सेवकों को ज्ञान क्यों नहीं देते। जिनके नाम इस तरीके के कुकर्मों में आ रहे हैं उनके लिए कोई ज्ञान आप नहीं दे रहे हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या ज्ञान जो है वो पेल रहे हैं समय ये देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो भगत सिंह कोठारी है, बीजेपी के नेता उत्तराखंड के, उन्होंने माफ कीजिएगा, भगत राम कोठारी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वजह यही बताई जा रही है, जिस तरह से पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है अंकिता भंडारी मामले में अपराधियों को या दोषियों को। दूसरी ओर बीजेपी की एक बड़ी नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है उत्तराखंड की, विजया बड़थवाल, उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। यानी वही मांग वो भी कर रही हैं जो विपक्ष कर रहा है। और किस तरीके से उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र अपने जो नेतृत्व को लिखा है और उसमें मांग की है वहां पर प्रदेश अध्यक्ष को कि इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले को लेकर पार्टी की छवि बहुत खराब हो रही है।
हाँ, बिल्कुल ये उनका पत्र है, वो भी हम लोग दिखाएँगे पत्र जब होगा जी। कि पार्टी की छवि खराब हो। इसका मतलब ये बीजेपी का आम कार्यकर्ता जो वो समझने लगा है कि पार्टी की छवि खराब हो रही है और किस तरीके से जो केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य सरकारें हैं, वो अपराधियों को बचा रही हैं और जनता में इसकी खमियाजा जो है आने वाले समय में लोगों को भुगतना पड़ेगा। जी। भाई ज्ञानेश कुमार कितनी मदद करेंगे? चुनाव आयोग कितनी मदद करेगा? जनता का पूरी तरीके से ही खिलाफ हो जाएगी, तब तो फिर बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी ना। जी। तो लोगों को जो कार्यकर्ता है, जो जमीन पे काम करते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि जमीन पे इस स्थितियां खराब हो रही हैं। हाँ। लेकिन मोदी शाह को ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये हम लोग के बगल में जी, ये विजया बड़थवाल विजय जो पूर्व बड़थवाल, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड की बीजेपी के नेता, उनका ये पत्र है जो उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है। जी जी, तो वो लिखा है उन्होंने, तो ये सामने आया है, तो इसको आप देख सकते और हैं। वो कह रहे हैं कि मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। और उधर भगत राम कोठारी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो ये उत्तराखंड में इस मामले को लेकर जबरदस्त नाराजगी पार्टी के भीतर चल रही है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और नेतृत्व पर, सरकार पर, बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो इतने गंभीर अपराधों में लिप्त है, उनको बचाने का आरोप लग रहा है। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार एक और मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है। जिस तरह से उत्तर पूर्व के एक छात्र की वहां पर पीट कर जान ले ली गई, उसको मार दिया गया और उस पर भी सम्यक कार्रवाई नहीं हो रही है। और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वहां भी दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। उसको लेकर पूरे उत्तर पूर्व में नाराजगी है। कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई, वहां कल एक शोक सभा आयोजित की गई, उसमें वो शामिल हुए। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की ओर से यह आरोप लग रहा है, जो विपक्ष लगा रहा है, कि वहां सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि और वहां इस घटना को भी एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या कुछ हुआ है, सुनते हैं गौरव गोगोई से। उत्तराखंड में जो वहां पर एंजल चकमा के साथ, जो त्रिपुरा के रहने वाले थे, वहां पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, और उनके साथ उनको पीटा गया, मारा गया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। सुनते हैं गौरव गोगोई को। ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो गया है पूरे उत्तर पूर्व में। वहां नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, वहां इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है और गौरव गोगोई इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और वहां पर भी जो उत्तर पूर्व के रहने वाले बहुत से उत्तराखंड में छात्र हैं जो पढ़ने आते हैं, और यहाँ दिल्ली में भी इस जो घटना हुई है इसको लेकर नाराजगी है। चूंकि वो एंजल चकमा का परिवार वहां पर कई सारे आरोप लगा रहा है, वहां की किस तरीके से पीटा भी गया, उनकी बात सुनी भी नहीं गई, और जब वहां पर उनकी जान चली जाती है एंजल चकमा की, उसके बाद कहीं जाकर पुलिस हरकत में आती है। जब ये मामला राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, तूल पकड़ने लगता है। तो ये अलग अलग राज्यों में किस तरीके से यहाँ दूसरे राज्यों को लेकर वहाँ के छात्रों के साथ, वहाँ के वर्कर्स के साथ, मजदूरों के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर चिंता जताई जा रही है। लेकिन इधर अमलेंदु जी, एक और संघ प्रमुख का एक बयान आ गया है और कहा जा रहा है कि ये बयान जानबूझकर आया है ताकि ये जो एंजल चकमा का मुद्दा है, इससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जी बिल्कुल, ये एंजल चकमा का मुद्दा जो है उससे ध्यान भटकाने के लिए, और एक तरीके से दिखाया जाए तो एंजल चकमा से ही जुड़ा हुआ मसला है। जी हाँ। यानी वो एंजल चकमा का जो घटना हुई उसको जस्टिफाई करने की कोशिश एक तरीके से कर रहे हैं मोहन भागवत, कि भाई आप अपने घर में मातृभाषा में बोलिए और जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य की भाषा बोलिए, जी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी आप समझिए कि वो जो महाराष्ट्र में होता है उत्तर भारतीयों के साथ, उसको भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और एंजल चकमा का मसला है उसको भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सुन भी सकते हैं कि मोहन भागवत ने कहा क्या, उस पर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं समीर जी, वो भी हम लोग सुने। जी बिल्कुल। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, कल वहां पर शोक सभा आयोजित की गई उत्तराखंड में, और वहां गौरव गोगोई भी शामिल हुए। उत्तर पूर्व के तमाम छात्रों ने वहां पर एक शोक सभा की। लेकिन इस मुद्दे पर बहुत जबरदस्त नाराजगी है उत्तर पूर्व के राज्यों में कि कैसे वहां उनसे क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव किया गया, और दूसरी जगहों पर भी किया जाता है। लगातार ये शिकायतें आती हैं, लेकिन ये तो दुर्व्यवहार जो है बहुत हद दर्जे का है कि वहां पर पीट दिया गया और मार दिया गया। लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख, जिसको लेकर उनकी फिर से एक बार आलोचना हो रही है। पहले उनका बयान सुन लेते हैं, क्यों कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जाने पर वहां की भाषा आनी चाहिए। भारत के लोग दक्षिण भारत जा रहे हैं, वो क्या तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जानते हैं, सीखते हैं? तो ये उनको सीख दे रहे हैं या फिर ये उत्तर पूर्व के राज्यों को सीख दे रहे हैं? किसको सीख दे रहे हैं, सुन लेते हैं पहले, उसके बाद उनकी उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उनको भी हम सुनेंगे।
जो कुछ हुआ है उत्तराखंड में, वहां त्रिपुरा के छात्र के साथ, एंजल चकमा के साथ, उसको लेकर नाराजगी, और कहा जा रहा है कि ये बयान उससे या तो भटकाने के लिए या फिर किस वजह से दिया जा रहा है। लेकिन एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा इस पूरे प्रकरण में, और मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है उसे लेकर। उस पर कह रहे हैं कि आखिर आप सीख किसको देख रहे हैं, वही जो बात हम लोगों ने की अमलेंदु जी, और सीख किसको दे रहे हैं, आखिर आप कह किसके लिए रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी आपके विचारों से पोषित होती है, जब वही आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप किसके लिए कह रहे हैं। भागवत जी बताएं कि मोदी जी का कितने फोटो देखे उन्होंने धोती पहने हुए। मोदी जी क्यों नहीं पहनते धोती? अटल जी तो पहना करते थे धोती, अडवाणी जी भी पहना करते थे। तो भाई मोदी जी क्यों नहीं पहनते? चलिए मोदी जी तो कभी कभी पूजा पे बैठ भी जाते हैं धोती पहन के, भले ही तहमत बांध लेते हो। अमित शाह जी क्यों नहीं पहनते? नितिन नवीन साहब क्यों नहीं पहनते? जेपी नड्डा साहब क्यों नहीं पहनते? अरे पहले इन स्वयं सेवकों को तो धोती बांधना सिखाओ। अब जो आधिकारिक ड्रेस इनके अपने संगठन का है, हाँ, वो आखिर उसमें आपने क्यों नहीं धोती कुर्ता रखा? 90 साल आपने जो है पहना खुचन्ना, है ना, अंग्रेजों से लेकर वहां से हिटलर से लेकर जी 90 साल तक पहना। काली टोपी आप लगाते हैं, काली जूते पहनते हैं, काली बेल्ट पहनते हैं, सफेद शर्ट पहनते हैं, सब हिटलर से लेकर आए। आपका इसमें क्या भारतीय है? अब ज्ञान पेल रहे हैं आप यहाँ सुबह, मतलब हालांकि कल पेला है उन्होंने ज्ञान ये जी कि जो है धोती पहननी चाहिए और भाषा सीखनी चाहिए। और सही कह रहे हैं मनोज झा कि त्रिपुरा पर एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला जी। तो क्यों इस पर नहीं निकलता है? यानी समीर जी आप देखिए कि आप असम में समझौता किसके साथ करेंगे? बोडो के साथ भी करेंगे समझौता, और समझौता आप वहाँ एजीपी के साथ भी करेंगे, और कश्मीर में पीडीपी के साथ भी करेंगे जी, और सज्जाद लोन के साथ भी करेंगे। चलिए पीडीपी तो तब भी समझ में आता है, चलो ठीक है, पीडीपी कम से कम भारत के संविधान को तो मानती है जी। आप सज्जाद लोन के साथ करेंगे, उससे समझौता करेंगे जी। और फिर यहाँ आप पूरे देश में बताएंगे आतंकवाद पे आप जो है आपकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, अलगाववाद से आपकी लड़ाई है। जी बिल्कुल, लेकिन सही कहा मनोज झा ने कि यहाँ मुद्दा जो है कि आप एंजल चकमा को लेकर पूरे उत्तर पूर्व में नाराजगी, उस पर आप एक शब्द नहीं, और आप परिधान और न जाने क्या क्या बात कर रहे हैं। इसके लिए आप और कभी बात करिए, और अगर आप बात कर रहे हैं तो आप पहले जाकर सीख दीजिए। नहीं मानते हैं तो वो भी आप स्वीकार करिए कि हमारा जो संगठन है वही हमारी बात नहीं मान रहा है, भारतीय परिधान पहनने को तैयार नहीं है। खैर, इसको लेकर कांग्रेस के नेता है राशिद अल्वी, उन्होंने भी टिप्पणी की है, और क्या कुछ कहा है, ये किस वजह से मोहन भागवत ने ये बयान दिया है, उस पर उन्होंने बात की है। सुनते हैं राशिद अल्वी को के लिए। लेकिन ये भी है कि आप किस क्या मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, और जो जरूरी वास्तविक मुद्दा है उस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। जो गंभीर और जरूरी मुद्दे होते हैं उनसे हटकर आप बयान दे रहे हैं। तो ये एक बार फिर वही काम हुआ है जिसमें आप, मुद्दा ये है कि उत्तर पूर्व के छात्रों के साथ क्या कुछ हुआ उत्तराखंड में, और आप कह रहे हैं कि यहाँ परिधान पहनना चाहिए, भारतीय परिधान, और जहाँ आप दूसरे राज्य में जाए तो वहाँ की भाषा बोले। अब भाषा को लेकर ही आप कितना पालन करता है आपका अपना संगठन, और आपके संगठन से जो पोषित राजनीतिक पार्टी है वो कितना इसका पालन करती है, अगर भाषा की बात भी करें तो? हाँ बिल्कुल, ये भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा आप कितना पालन करते हैं, और आप ही कितना भाषा का पालन करते हैं जी। मतलब जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, आप तो नारा लगाते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का। बिल्कुल। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कैसे हो जाएगा? हिंदी हिंदी हिंदुस्तान तो तमिलनाडु का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा? बंगाल में जाके लगाओ नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, समझ लेंगे, बहुत बड़े हिंदू हो, बहुत बड़ा नारा लगाते हो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जी। वहाँ जाकर तो बांग्ला संस्कृति की बात करने लग जाते हो। तो यह जो ज्ञान दे रहे हैं भागवत जी, असल में समीर जी है क्या कि ये दुनिया भर को ज्ञान देते हैं और खुद जो है वो उसका पालन नहीं करते हैं जी। और यही बात कह रहे हैं शुभांकर सरकार को। सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस इसके प्रदेश अध्यक्ष है, वो क्या कह रहे हैं मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है अमलेंदु जी की बात इस समय किस पर होनी चाहिए और बात किस पर की जा रही है, यानी कैसे जो गंभीर और जरूरी मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी की सरकारें एक घिरी हुई हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश, ताकि जो जनता के असली मुद्दे हैं उन पर बातचीत ना होने पाए। कुलदीप सिंह सेंगर पे बात ना हो, अंकिता भंडारी के मसले पर बातचीत ना हो, एंजल चकमा पे बात ना हो, महंगाई बढ़ रही है इस पर बात ना हो, आज ही 111 रुपया बढ़ा दिया गया सिलेंडर पर, उस पर बात ना हो, महंगाई पर बात ना हो, बेरोजगारी पर बात ना हो। तो इसके लिए मोहन भागवत चले आते हैं। मतलब मोदी जी कम है क्या भाई हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो आप भी चले आते हैं ज्ञान देने के लिए? मोदी जी पे ही छोड़ दो इतना काम।
बिल्कुल, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं शुभंकर सरकार, कांग्रेस पार्टी के नेता, इस जो कुछ भी कहा है आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उस पर। कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल में शुभंकर सरकार और क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं अमलेंदु जी कि ये फेल गृह मंत्री हैं, और यही बात अभिषेक बनर्जी ने भी कही। कल अभिषेक बनर्जी और उनका जो उनके पार्टी के और लोग थे, डेलीगेशन ने गया चुनाव आयोग में मुलाकात करने। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त किस तरह से बर्ताव करते हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी जबरदस्त हमला बोला है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पश्चिम बंगाल कोलकाता में थे, कोलकाता में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वहां किस तरह से जब उनसे सवाल पूछे गए अमलेंदु जी, तो कैसे वो भड़क गए। वहां जब उनसे पूछा गया कि 75 साल के बाद का वाला जो मार्गदर्शक मंडल में डालने का मुद्दा है, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी पर भी लागू होता है, कभी होगा या नहीं, तो भड़क गए कि आप बंगाल की चिंता करिए। हाँ, भड़क गया। अच्छा, बंगाल की चिंता, इसीलिए बंगाल की चिंता की जा रही है कि मोदी जी अगर रहेंगे तो बंगाल कैसे सफल होगा। तो यही तो पूछा जा रहा था, बंगाल को लेकर तो पूछा था उस पत्रकार ने जी कि भाई मोदी जी अगर रहेंगे तो बंगाल तो सुधर ही नहीं सकता, बंगाल का लाभ भला हो ही नहीं सकता। तो क्या बुरा लग गया अमित शाह जी को? चलिए, अमित शाह जी को बुरा लग गया, मोदी जी के लिए पूछ लिया। लेकिन समीर जी, वो तो एक जो मोदी जी के परम मित्र हैं, उनका एक चैनल है जी, और उस चैनल के एक संवाददाता ने बीजेपी के मंत्री से मध्य प्रदेश में सवाल पूछ लिया। हाँ। तो उसे घंटा हो जाने क्या क्या कहने लगा, उसने तो बड़े झाड़ दिया, उसने अशोभनीय शब्दों का उस पत्रकार ने झाड़ दिया कि तमीज से बात कीजिए, आपको बात करने की तमीज नहीं है, और उसके कैमरे पे हाथ मारा जाने लगा। तो ये तो इनके संस्कार है। और किसने गंभीर मुद्दे पे सवाल पूछ रहा है कि इंदौर जैसे शहर में, जिसको सबसे साफ शहर कहा जाता है, वहां सीवर का पानी पीने से 10 लोगों की 10 गरीबों की जान चली गई। और उसमें वो कह रहा है कि क्या हो गया, कोई सवाल है, मतलब 10 लोगों की जान चली जाए सीवर का गंदा पानी पीने से, और मंत्री जो है, सीनियर मंत्री, वो कह रहा है कि ये कोई सवाल है, घंटा बात करते हो फालतू। हाँ, मतलब जो सवाल बीजेपी के नेता बताए पत्रकारों को, वही पूछा जाना चाहिए। तो अब तो होने भी ये लगा है जी। पवन खिलाफ तो साफ तौर पर आरोप लगाते हैं कि सवाल भी जो है वो हिरेन जोशी जो वो लिखकर भेज देते हैं कि हिरेन की ये सवाल पूछो। तो अब वहां तक सवाल नहीं पहुंचा होगा, विजय वर्गीय से क्या पूछना है, बेचारे ने अपने आप पूछ लिया है पत्रकारिता का धन निभाते हुए। हालांकि बहुत से लोग जो थे उस चैनल से नौकरियां छोड़कर चले गए कि मोदी जी के मित्र ने खरीद लिया है। हाँ। लेकिन जो लोग टिके हुए, जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्होंने वहां भी कर ली पत्रकारिता, मोदी जी के मित्र हैं, तो क्या हुआ, छोड़ के भागने से क्या मतलब है जी। बिल्कुल। लेकिन ये जो सभ्यता की बात और जो सब आदि तमीज की बात, भाषा की बात, अब मोहन भागवत जी ज्ञान दे क्या अपने उनके मंत्री जी को। जिन मंत्री जी से सवाल पूछा गया वो घंटा बात कर रहे थे, तो जवाब में क्या यही बोला जाता है। तो ये संस्कार क्या सिखाएं अपनी शाखाओं में अपने मंत्रियों को जी। तो मोहन भागवत जी तो एक देखा जाए तो पूरा आरएसएस नाकारा साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तमाम उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, और आप उनको संस्कार ही नहीं दे पा रहे, जबकि आप तो सांस्कृतिक संगठन है। तो कैसे सांस्कृतिक संगठन है कि अपने नेताओं को आप जो संस्कार नहीं दे पा रहे, ये सवाल है जी। बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ जो सब गृह मंत्री अमित शाह पर शुभंकर सरकार कह रहे हैं कि वो एक फेल गृह मंत्री है, इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर कह रहे हैं कि घुसपैठिए चले आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, भारत के तमाम राज्यों में, यानी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां वो कहते हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं। बॉर्डर की सुरक्षा करना तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ऐसा भी नहीं कि आप अभी अभी सरकार में आए हैं, आप पिछले 12 साल से केंद्र की सरकार में हैं, तो ये कैसे संभव हो रहा है? आप अपने नकारेपन को ही वहां बता रहे हैं, और इसीलिए शुभंकर सरकार ने कहा कि ये फेल गृह मंत्री हैं, यानी असफल गृह मंत्री हैं। अभिषेक बनर्जी को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं गृह मंत्री के लिए। You will wait what directions I receive from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before it took over. Wasn't he the cooperative secretary? Who was the cooperative minister? What was the name of the cooperative minister, and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. This is not a mere coincidence.
ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको लेकर कि ये गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किए हुए हैं और उनको भेजा इसीलिए गया है कि इस संवैधानिक संस्था को नष्ट किया जा सके और इसको एक तरीके से कैसे अपमानित किया जा सके, और वही काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार से इससे जब ये बात कह रहे थे अभिषेक बनर्जी, उससे थोड़ी देर पहले उनका डेलीगेशन गया था मिलने के लिए, और मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके का जो ज्ञानेश कुमार का रवैया रहा मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो बहुत हैरानजनक है, वो हैरान करने वाला है। बहुत ही गंभीर तरीके से गंभीर मुद्दा है जिस तरह से उन्होंने बात की, लेकिन ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लाया ही इसीलिए गया है, और अमित शाह के वो बाकायदा अगर उनकी भाषा में कहें तो उनके एक तरीके से कारिंदे हैं। हाँ, उनके कारिंदे हैं और अभी भी उन्हीं की नौकरी कर रहे हैं, ये उनका आरोप है, सीधा सीधा आरोप है जी। और जो दो आरोप बहुत गंभीर लगाए हैं अभिषेक बनर्जी ने, एक तो कहा कि ज्ञानेश कुमार को देश को बर्बाद करने के लिए भेजा गया, दूसरा उन्होंने जो लगाया कि यह कोई नियुक्ति नहीं है, यह घुसपैठ है एक संवैधानिक संस्था को झुकाने, लोकतंत्र को कमजोर करने और गणतंत्र की नींव पर ही कब्जा करने की कोशिश। ये बहुत गंभीर दो आरोप जो है ज्ञानेश कुमार के ऊपर और अमित शाह के ऊपर अभिषेक बनर्जी ने लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी के इस सवाल पर चुनाव आयोग ने अभी तक मिसलीडिंग की ठप्पा नहीं लगाया है। जी हाँ, चुनाव आयोग को मिसलीडिंग का ठप्पा लगाना चाहिए, अगर ये बात गलत है चुनौती देनी चाहिए अभिषेक बनर्जी को, ज्ञानेश कुमार जी को कहना चाहिए, हलफनामा देना चाहिए ज्ञानेश कुमार जी को, या फिर राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर। या तो ज्ञानेश कुमार हलफनामा दें, कहें कि भाई जो गलत कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी, वरना देश से माफी मांगे कि अभिषेक बनर्जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप सही है और मैं देश से माफी मांगता हूं। जी बिल्कुल, दो कामों में से एक काम करना पड़ेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है ज्ञानेश कुमार जी। जी बिल्कुल, और क्या कुछ उस मुलाकात के दौरान क्या कहा इसको भी सुनते हैं अभिषेक बनर्जी से, और वो बहुत ही एक गंभीर आरोप है अमलेंदु जी कि यहाँ आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे निर्वाचित सांसद और निर्वाचित जनप्रतिनिधि आपके नौकर हो। खुद अभिषेक बनर्जी यही बात कह रहे थे, सुनते हैं अभिषेक बनर्जी को। के दौरान क्या कुछ हुआ, कोई किसी भी बात पर पहले भी सवाल पूछे गए थे, कोई उनका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, और आज फिर से जब मुलाकात होती है उसके बाद 11 पॉइंट्स लेकर गए हैं जो अभिषेक बनर्जी बता रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं। और कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी कि हम पूछ कुछ रहे तो बता कुछ रहे, पूछ कुछ रहे बता कुछ रहे, और यही चलता रहता है, पूछो कुछ बताएंगे कुछ। ये एक नीति जो है वो रीति बन गई है बीजेपी की समीर जी, कि पूछिए कुछ जवाब वो कुछ देंगे, तो आप ये पूछिए कुछ जवाब कुछ देंगे। गनीमत तो ये है कि कम से कम पिछले वालों की तरह घटिया शेर नहीं सुनाते हैं, हाथ ही पटकते हैं केवल मेज पर। अब हाथ पटकने के साथ साथ घटिया शेर भी सुनाने लग जाए ज्ञानेश कुमार, समझिए कितना झेलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ा संकट है। बहरहाल कुल मिला के मुझे लगता है समीर जी कि जब से चुनाव आयोग बना है तब से आज तक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी जिनके ऊपर सीधे सीधे नाम लेकर इतने ज़्यादा गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ये गंभीर आरोप पहले तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लगाए नाम लेकर बाकायदा। बिहार में प्रियंका गांधी ने नारे लगवाए इनके मुर्दाबाद के, और क्या चोर वोट चोर हैं, ये सब नारे लगवाए। अब अभिषेक बनर्जी को भी हमने सुन लिया, वो भी कह रहे हैं देश को बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, वो कह रही है कि नए साल में उम्मीद करनी चाहिए ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम करना बंद कर देंगे। तो इतने खुले आरोप समीर जी पूरे विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनकी तरफ से भी, और जो इंडिया गठबंधन में नहीं है उनकी तरफ से भी, सब जो है वो ज्ञानेश कुमार को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करके कर रहे हैं। इसका मतलब ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, वरना फिर यही कहा जाएगा, वरना ज्ञानेश कुमार जी हलफनामा देकर कहें कि ये आरोप गलत है या देश से माफी मांगे, तीसरा विकल्प नहीं है ज्ञानेश कुमार जी। बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस निर्वाचन आयोग के लिए। क्या उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2026 में क्या बदलाव हो तब ठीक रहेगा। कमीशन के ऊपर बहुत से सवाल, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उम्मीद है कि शायद 2026 में यानी नए साल में उसमें सुधार आएगा। और क्या सुधार आएगा, जिस सुधार की ये कामना की जा रही है वो अपने आप में बड़ा गंभीर है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम के रूप में काम नहीं करेगा। हाँ, ये मतलब ये इस तरीके के आरोप जैसे मैंने पहले भी कहा समीर जी कि पहले कभी नहीं लगे थे। और अब एक संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण चीज़ है चुनाव, उसको स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी कराने की जिम्मेदारी है, उसके प्रमुख के ऊपर, उस पूरी संस्था के ऊपर अगर इस तरीके के आरोप लगने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और भारत का लोकतंत्र सिर्फ भारत को प्रभावित नहीं करता समीर जी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी प्रभावित करता है।
तो भारत के लोकतंत्र के ऊपर अगर इस तरीके के सवाल या निशान लगने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रश्न लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। मोदी जी और शाह जी जिनके ऊपर आरोप है कि ये उनके जरिए चुनाव आयोग से काम कराया जा रहा है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का शरण रोकें अगर विपक्ष के आरोप सही है सभी। जी बिल्कुल, और इसको लेकर लगा पूरा का पूरा विपक्ष बार बार ये सवाल कर रहा है। कहा भी अभिषेक बनर्जी ने कि हमने पहले भी इनका ये तमाम शिकायतें की थी और कल जब गए उसके बाद भी हमने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। सवाल हमने कुछ पूछा है कि एसआईआर पे क्या हो रहा है तो वो नागरिकता की बात कर रहे हैं, यानी पूछ कुछ रहे हैं, हमको स्पष्टीकरण किसी और मुद्दे पे चाहते हैं और जवाब उसका कुछ और दिया जा रहा है, यानी पूरी तरह से उसको मुद्दे को टालने की कोशिश है। हन्नान मोल्ला है, सीपीएम के नेता है, बड़े वरिष्ठ नेता है, कई बार के सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसमें, जो कुछ चुनाव आयोग जो भूमिका है और चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है, उस पर क्या कह रहे हैं सुनते हैं। ये लगातार ये आरोप लगा रहा है और कल जब तृणमूल कांग्रेस के नेता मिलकर आए हैं उसके बाद भी, लेकिन चुनाव आयोग पर इन सारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो उससे सवाल क्या पूछे जाते हैं, वो जवाब क्या देता है और यहाँ किस तरीके से पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको कैसे वो प्रभावित कर रहा है। इस पर विपक्ष की बातों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लेकिन सबसे जो गंभीर बात है अमलेंदु जी की, बात करने का तरीका, कैसे बिहेवियर, उसका व्यवहार किस तरह से है विपक्षी नेताओं के साथ, ये बड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, विपक्षी नेताओं के साथ चुनाव आयोग का व्यवहार और पत्रकारों के साथ जी तो बीजेपी के मंत्रियों का व्यवहार, मंत्रियों का, जी हाँ, दोनों इस समय जेरे बहस हैं, दोनों इस समय चर्चा में है, दोनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी ज्ञानेश कुमार जी खूब हाथ पटक पटक कर बात करते हैं और मिलने के लिए जाओ तो सवालों के जवाब नहीं देते, पता नहीं अंदर धमकाते हैं क्या करते हैं हमें तो पता नहीं। बाहर आके कहा तो अभिषेक बनर्जी ने कि उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं, उंगली दिखाए बात कर रहे हैं, यानी कि हमेशा आप रहेंगे चुनाव आयोग पे और अमित शाह जी हमेशा रहेंगे गृह मंत्री, मोदी जी रहेंगे हमेशा प्रधानमंत्री। अरे संभल के रहो भैया, ऊपर वाले की लाठी में बड़ी आवाज नहीं होती है, बड़ी ताकत होती है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन चूंकि जो बैठ गया कुर्सी पे उसे लगता है आप तो हम उतरेंगे ही नहीं, सारे इंतजाम हमने कर ही दिए हैं एसआईआर के जरिए, अब कभी उतरेंगे ही नहीं मोदी जी कुर्सी से, तो ये समझ में आ गया शायद ज्ञानेश कुमार जी को। लेकिन ऐसा होता नहीं है समीर जी, जी बिल्कुल, अच्छे अच्छे देशों में और यहाँ भी सत्ता जो हिली है और पल भर की देर नहीं लगती है हिलने में। जी बिल्कुल, और जो आप बात कर रहे हैं कि पत्रकारों के साथ कैसा बिहेवियर, कि पत्रकारों को समझा रहे हैं बीजेपी के नेता और मंत्री की वो क्या पूछेंगे सवाल, और वो जो सवाल पूछ रहे हैं उसको फोकट का सवाल। तो ये घटना हुई है इंदौर में, और इंदौर में एक गंदा पानी पीने से, ये जबकि इंदौर को देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है, वहाँ गंदा पानी पीने से लोगों की जान जा रही है, सैकड़ों लोग वहाँ बीमार हो गए और पिछले करीब एक हफ्ते से ये सिलसिला चल रहा है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उसी इलाके के विधायक हैं वहाँ के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उनसे जब सवाल पूछा गया पत्रकार पर भड़क गए। लेकिन वहाँ ये मुद्दा बड़ा गर्म हो गया है और इसको लेकर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकारें कर क्या रही हैं। सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। मृतकों के नंबर छिपाए जा रहे हैं अमलेंदु जी, और उसी इलाके के वो विधायक हैं जहां पर ये घटना हुई है भगीरथपुरा में, इंदौर के भगीरथपुरा में, और वहां और मंत्री भी है। बावजूद इसके वो किस तरह से, और सबसे गंभीर बात तो ये कि जब सवाल पूछा जा रहा है तो वो फिर उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, जो जीतू पटवारी भी कह रहे हैं, और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो काफी वायरल हो रहा है और जिस चैनल का वो है उस चैनल ने भी उसको पोस्ट किया है। हाँ जी हाँ, उस चैनल ने भी पोस्ट किया है कि जब सवाल पूछा तो गाली गलौज पे मंत्री जी थे वो उतर आए। जी हाँ, उस चैनल ने भी किया है। बड़ी हिम्मत वाली बात है, मोदी जी के मित्र का चैनल बताया जाता है वो, उस चैनल का। तो ये मतलब आप देखिए हिम्मत कितनी बढ़ रही है कि मालूम है कि मोदी जी के मित्र का चैनल है जी, और उस चैनल का संवाददाता जो आप सवाल पूछा आप उसको भी धमकी दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है, आप ये समझिए, मतलब मोदी जी को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं जी मंत्री जी जो हैं। हालांकि उन मंत्री जी का भी हम सुनेंगे क्या बयान है, क्योंकि बात एक पक्षी नहीं होनी चाहिए, जब है उनका भी पक्ष तो उनका भी पक्ष सुना जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर उनका पक्ष सुना जाएगा। उन्होंने खेद भी जताया है जी, लेकिन ये जो है कि वहाँ मृतकों का एक तो इतनी बड़े पैमाने की इतनी बड़ी घटना हो रही है और आप मृतकों की संख्या भी छिपा रहे हैं ताकि आपको मुआवजा न देना पड़े। ये मतलब कितनी अमानवीय बात, बिल्कुल अमानवीय बात है। अक्सर होता है, अक्सर क्या मतलब समझिए हर घटना में इस तरीके का होता है। हमने कुंभ के मामले में देखा। जी हाँ, मतलब शाम तक जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानकर ही नहीं दिया कि कोई वहाँ हताहत भी हुआ है जी, जबकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो वो श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके सुबह ही।
रात को जाकर जो कहा बताया गया, और जो रात में समीर जी संख्या थी वो आज तक संख्या वही है। हाँ। रात में भी 30 बताई गई, आज तक भी 30 है। ऐसा कौन सी दुर्घटना होती है समीर जी कि रात में अगर 30 लोग हैं तो सुबह जाकर वो 31 या 32 या 50 ना हो जाए, जी हाँ। वो 30 के 30 ही रहे। तो ये बड़ा संकट है। तो ये तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं कि जहां ये आंकड़े छुपाए जाते हैं जी। और इसको लेकर सवाल लगातार उठते हैं। जी बिल्कुल, और सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय इसके बारे में, वो क्या बता रहे हैं। लेकिन जीतू पटवारी जो कह रहे हैं कि कम से कम वहां 13 लोगों की जान गई है। तमाम मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं कि 10 कम से कम 10-12 अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, लेकिन वहां जिस तरह से सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं, जान गई है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना है, ये समझा जाए। बहरहाल सुनते हैं कैलाश विजयवर्गीय को भी क्या कह रहे हैं उस घटना के बारे में और जो कुछ उन्होंने किया है पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार उसके बारे में। और इंदौर शहर के ही वो विधायक हैं और इंदौर के मेयर भी रह चुके हैं कैलाश विजयवर्गीय, और उन्हीं के शहर में गंदा पानी नगर निगम जो सप्लाई करता है वो वहां पर कैसे उस सप्लाई में सीवर का पानी जा रहा है, उस पानी को पीकर लोगों की जान जा रही है, सैकड़ों लोग बीमार हैं। लेकिन मंत्री जी को अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने लोगों की जान गई। हाँ, ऐसे 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 ही मंत्री होने चाहिए जी, जिनको जानकारी ना हो कि हो क्या रहा है उनके विभाग में और उनके राज्य में क्या हो रहा है। तो ऐसे होने चाहिए। यही जो है वो दायित्वहीन सरकार जो कहा जाता है समीर जी, वो यही है। मोदी जी जनता से जिस दायित्व की अपेक्षा कर रहे हैं, अपने मंत्रियों को भी समझाने, खुद भी समझने की दायित्व क्या होता है मंत्री होने का, प्रधानमंत्री होने का, मुख्यमंत्री होने का, तो इनको क्यों नहीं समझाया जाता ये दायित्व क्या है। आपको मालूम ही नहीं कि क्या घटना हुई, फिर आप बता रहे हैं साहब वो तो बुजुर्ग लोग थे, वो नेचुरल डेथ उनकी हुई। तो कुंभ में भी नेचुरल डेथ हो गई होगी फिर, इसीलिए 30 का आंकड़ा 30 का ही रहा फिर। जी जी, वहाँ भी बुजुर्ग जो है वो नेचुरल डेथ में चले गए होंगे। यही हो सकता है फिर, और क्या, जब इस तरह की आप बात कर रहे हैं। लेकिन समीर जी ये जो मामला है इस तरीके से बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इधर भागवत जी जो भाषा की बात कर रहे थे, अब शिवसेना जो है जो अब शिंदे जी के पास है, वो शिवसेना जो है समीर जी वो उत्तर भारतीयों पर जुल्म के लिए मानी जाती रही। जी हाँ। उसकी प्रवक्ता है शाइना एनसी, वो भागवत जी की भाषा की बात का समर्थन कर रही हैं और कह रही हैं कि मराठी यहाँ सीखनी पड़ेगी। अब भागवत जी पहले मतलब क्या आप भी अब जो है हमारे डंडे पड़वाएंगे उत्तर भारतीयों पे बम्बई में, क्या ये तैयारी हो रही है जी? भागवत जी अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो खुलकर बोले में उत्तर भारतीय फिर। और उधर संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ गैर मराठी को मेयर बनाने की षड्यंत्र कर रही है। ये कर रहे हैं। तो यानी आप एकदम मराठी के नाम पे उलझा दें, मराठी भाषा के नाम पे, और गैर मराठी को आप वहाँ मेयर बना दें। हम दोनों को सुनेंगे समीर जी, बिल्कुल। शाइना एनसी को भी सुनेंगे और संजय राउत को भी सुनेंगे। बिल्कुल, सुनते हैं पहले शाइना एनसी क्या कह रही है मोहन भागवत के बयान पर। यानी अब वहाँ महाराष्ट्र में एक जो जाए तो मराठी सीखे, यही बात कह रहे हैं मोहन भागवत भी। हालांकि ये बयान वो किस संदर्भ में कह रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है जिसको लेकर कहा मनोज झा ने कि यहाँ मामला कुछ और है और बयान कुछ और आ रहे हैं। आखिर आप उत्तर पूर्व के त्रिपुरा के छात्र की जिसकी जान ली गई उत्तराखंड में, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, पर जिस पर उन्होंने बोला है उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो सुनते हैं एकनाथ शिंदे के गुट वाली जो शिवसेना है उसकी प्रवक्ता शाइना एनसी क्या कह रही है। नहीं है, लेकिन इनके इतना बोलने के बाद जब शब्द कम हो गए तो अंग्रेजी में मतलब मुझे लगता है खुशवंत सिंह ने कहा था एक बार कि जब भारतीय जो गुस्से में होता है तो अंग्रेजी बोलने लगता है। तो शाइना एनसी के पास जब हिंदी में और मराठी में शब्द खत्म हो गए तो अंग्रेजी पे आ गई और बता रही थी कि अंग्रेजी में शब्द नहीं है। अरे भाई, तो इतने ज्यादा भाषा विज्ञानी मत बनो ना जब नहीं आता कुछ तो। जरूरी है बताना कि हमें कुछ नहीं आता। लेकिन जो कह रहे हैं संजय राउत वो कह रहे हैं कि यहाँ बात कर रहे हैं मराठी की भाषाओं की कि आप जहाँ जाए वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। और मुंबई में जो मेयर के लिए वो लगे हुए हैं कि गैर मराठी बने, गैर मराठी को बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सुनते हैं संजय राउत को क्या कुछ कह रहे हैं। हो रही है तो ये आरोप प्रत्यारोप और किस तरीके से भाषा को लेकर, लेकिन जो गंभीर मुद्दे हैं, विपक्ष का आरोप है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ही उन गंभीर मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें बीजेपी की सरकारें घिरी हैं। खासतौर पर उत्तराखंड में इस समय जिस तरह से, चाहे वो अंगिता भंडारी का मामला हो जिस पर बीजेपी के नेता इस्तीफे दे रहे हैं लगातार, और दूसरी ओर वहाँ जो त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा को जो मारा गया है उसको लेकर जबरदस्त सरकार का विरोध हो रहा है।
रहा है। लेकिन इस बीच नए साल पर एक कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है कि सरकार ने एक बड़ा तोहफा भी दिया है। तो क्या कुछ है अमलेंदु जी वो तोहफा? हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर भी कांग्रेस का वो ट्वीट, और आप बता भी दीजिए। हाँ, ये है समीर जी की जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उस पर 111 रुपये बढ़ा दिए गए हैं जी। इसको लेकर कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है और रुपये ओनली 1111 प्राइस हाइक करके जी। नए साल पर एक छोटा सा गिफ्ट। अच्छे दिन आ गए हैं जी। 111 रुपया जो है 111 ये बढ़ा दिया गया है। तो मोदी जी की जय हो। तो कांग्रेस के ट्वीट में लिखा है कि नए साल पर एक छोटा सा गिफ्ट, यानी अभी बड़े गिफ्ट आने बाकी बड़े है। गिफ्ट आने बाकी है। ये 11 से 11 भी बढ़ सकता है जी। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ 111 1111 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल। तो अब ये एक छोटा सा गिफ्ट है, आगे क्या होगा, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि साल बेहतर होगा, 2026 पहले से ज़्यादा अच्छा होगा और तमाम जो उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं वो सारी उम्मीदें फलीभूत होंगी। है हमारी भी शुभकामनाएं एक बार फिर नए वर्ष की आप सभी दर्शकों को। बने रहिए डीवी लाइव।